गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक बहुत प्रेवलेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर इंटरनल एग्जाम्स में हम फेल हो रहे हैं। हमारे कॉलेज में बहुत सारे बच्चे जो हैं वह इंटरनल एग्जाम्स में फेल हो रहे हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ और मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो परफॉर्मेंस उनका चल रहा है यही चीज़ कंटिन्यू रहे और फाइनल एग्जाम में वो फेल हो जाए। सो आई विल टेल यू द एग्जैक्ट थिंग वाई दिस हैपन्स एंड वॉट यू शुड डू अबाउट इट। देखो, पहली चीज़, आप इंटरनल एग्जाम में पास हो गए या नहीं हो गए ये आपके टैलेंट पे डिपेंड नहीं करता, ये आपके लेवल ऑफ पढ़ाई पे भी डिपेंड नहीं करता और ये इस बात का कोई भी कहीं से भी कहीं तक प्रूफ नहीं है कि आपने मेहनत करी या नहीं करी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज एंड इट हैपन्स ऑल ओवर इंडिया। इंडिया के किसी भी कॉलेज में आप चले जाइए, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे वो एम्स ही क्यों ना हो, इंटरनल एग्जाम्स जानबूझ करके इतने टफ बनाए जाते हैं और इतना सारा कोर्स उसमें आता है, क्योंकि देखो बहुत फास्ट स्पीड से आपकी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, इतना सारा कोर्स एक साथ कवर कर पाना तीनों सब्जेक्ट का मुश्किल पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इवन फॉर प्रैक्टिकल्स अगर हम बात करते हैं तो प्रैक्टिकल्स में भी पढ़ने का इतना सारा होता है। अब क्या होता है, और जो पेपर बनाए जाते हैं, पेपर का लेवल बनाया जाता है बहुत टफ। पेपर में कुछ भी पूछा जाता है। कई बार तो पेपर इतने एब्सर्ड मैंने देखे इंटरनल एग्जाम्स के कि पता चला कि एक छोटी सी लाइन से क्वेश्चन बना दिया और 15 नंबर का क्वेश्चन है। अब बुक में ही उसके बारे में एक पैराग्राफ दिया गया है, तो 15 नंबर के पेपर के क्वेश्चन के हिसाब से बच्चा 7-8 पेज कहाँ से लिखेगा। ठीक है, सो इंटरनल एग्जाम्स आर बेसिकली मोस्टली प्रेशर टैक्टिक, ताकि आप पढ़ाई में फोकस करो। क्योंकि क्या होता है, एक बहुत बड़ी प्रेवलेंट प्रॉब्लम थी, अब ये है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट जब बच्चे एमबीबीएस में पहुंचते थे ना फर्स्ट ईयर में, जब वो एग्ज़ाम क्लियर करके आते हैं तो अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझते हैं, उनका पढ़ने में मन नहीं लगता। फर्स्ट ईयर में आने वाले बच्चे को डिसिप्लिन करवा पाना बहुत मुश्किल पड़ता है, इसलिए जानबूझ के इंटरनल स्टफ बनाए जाते हैं ताकि बच्चा इस बात की सीरियसनेस को समझे कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस इज़ नॉट दैट ईजी और वो अपना पढ़ाई में मन लगा के रखे। नहीं तो क्या होगा कि अगर आप बिल्कुल ही लूजली लेकर के चलोगे, कई बार तो लोग ये होता था कि 6-6 महीने तक पढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ाई ही नहीं कर रहे, सेकंड सेमेस्टर जब फाइनल एग्जाम आया तब वो पढ़ाई में पहली बार ध्यान दे रहे हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये बच्चे पास कर जाते थे, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे टॉप ऑफ द टॉप पहुंचा करते थे मेडिकल कॉलेज, और इसलिए उनके लिए एग्जाम पास करना ईजी था कि लास्ट के 3 महीने भी उन्होंने पढ़ा और निकल गए। अब थोड़ा सा माहौल डिफरेंट है। ठीक है, स्पेशली इन प्राइवेट कॉलेज इफ़ यू आर देयर यू विल सी दैट हर तरह के बच्चे आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आ रहे हैं जो पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा डिसिप्लिन रखने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंटरनल्स के थ्रू बच्चों में प्रेशर क्रिएट किया जाए ताकि वो फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ें। सो व्हाट इट मीन्स फॉर यू, इट मीन्स फॉर यू दैट इट डजेंट मैटर कि तुम इंटरनल में फेल हो रहे हो या पास हो रहे हो। तुम्हारा मेन गोल है कि तुम अपना फाइनल एग्जाम जो तुमको देना है फर्स्ट ईयर के एंड में, चाहे वो थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, दोनों की प्रिपरेशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग लेकर के चलो, बहुत प्रॉपर करके चलो। क्योंकि इंटरनल्स में के लिए तुम कितना भी पढ़ लो जरूरी नहीं है कि पास होगे, लेकिन फाइनल एग्जाम में एक बहुत ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि तुम अच्छे से पढ़ के जाओगे, पास हो जाओगे। क्योंकि भले ही तुम्हारे बैच के ना, अभी मान के चलो 150 बच्चों का बैच है अगर तुम्हारा, तो हो सकता है कि 100 बच्चे इंटरनल्स में फेल हो रहे होंगे, केवल 50 ही पास हो रहे होंगे। ठीक है, लेकिन जब फाइनल एग्जाम आप दोगे तो आपके 100 से 150, 100 से 120 बच्चे आपकी क्लास के पास हो जाएंगे, केवल 25-30 बच्चे ही होंगे जो फेल होंगे, जो पास नहीं कर पाएंगे। सो योर मेन गोल इज़ टू क्लियर द फाइनल एग्जाम, और ये जो बच्चे होंगे जो फाइनल एग्जाम में पास होंगे, आप इनके अंदर रहो, या आपका मेन गोल होना चाहिए। सो वॉट यू हैव टू डू, सी अभी एक बीच में न्यूज़ आई थी कि क्या कहते हैं, एम्स गोरखपुर के 104 बच्चे फेल हो गए आउट ऑफ 125। ओके, इस न्यूज़ को इतना हाइप किया गया, ऐसा बनाया गया, भैया 104, पहली बात तो आपने ये नहीं बताई कि ये इंटरनल्स में फेल हुए, फाइनल एग्जाम में फेल नहीं हुआ है। और इंटरनल का पूरा कंट्रोल होता है कॉलेज के हाथ में, वो जितने चाहे उतने बच्चों को पास कर सकते हैं, चाहे तो सारे बच्चों को फेल कर सकते हैं। इट्स नॉट ए वेरी बिग थिंग, लेकिन फाइनल एग्जाम में मैक्सिमम बच्चे पास होते हैं, फेल बहुत कम लोग होते हैं। ठीक है, सो हमारा मेन गोल होना चाहिए फाइनल एग्जाम का, ना कि इंटरनल एग्जाम से फोकस करना, क्योंकि इंटरनल एग्जाम्स में कुछ भी आता है, एब्सर्डली कुछ भी पूछते हैं, कोई गारंटी नहीं ले सकते आप कितना ही पढ़ के जाओ कि आप पास हो गए ही होगे। बट ऐसा नहीं है कि हमको हाथ पे हाथ धर के बैठना है। देखो, वॉट द मेन थिंग दैट यू हैव टू डू इज दैट ऑलवेज कीप फाइनल एग्जाम इन माइंड। मतलब अगर अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, एनएट है, फिर एनएट के आपके प्रैक्टिकल्स भी चल रहे हैं, ठीक है, आपका बायोकेम है, बायोकेम के आपके साथ में प्रैक्टिकल्स भी चल रहे होंगे, आपका फिजियो है, ठीक है, और फिजियो के साथ में आपके प्रैक्टिकल्स भी चल रहे होंगे। ठीक, द मेन थिंग इज दैट अभी आपके जो जो टॉपिक्स चलते जा रहे हैं, पिछले 5 साल के पेपर्स उठाओ यूनिवर्सिटी के, फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ यूनिवर्सिटी के, और आपकी खुद की यूनिवर्सिटी के, किसी और यूनिवर्सिटी के नहीं। आपके कॉलेज जिस भी, अगर आपकी कॉलेज की खुद की यूनिवर्सिटी है दैट इज़ ओके, आपकी खुद की यूनिवर्सिटी नहीं है तो आपका कॉलेज किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होगा। ठीक है, और हो सकता है कि आपकी ही यूनिवर्सिटी के अंदर और 2-4-10 कॉलेज और भी होंगे।
आपकी यूनिवर्सिटी जो पेपर बनाती है वहाँ के पिछले 5 साल के पेपर उठाओ, एनआईटी के, फिजियोलॉजी के, बायोकेमिस्ट्री के। जो जो चैप्टर्स आपके कॉलेज में होते जा रहे हैं उनके क्वेश्चंस छांट लो कि क्या क्वेश्चन पिछले 5 साल में पूछे गए थे। 5 साल भी अगर तुमको ज़्यादा लग रहा था 3 साल के पेपर्स ले लो, पर ये 3 साल के पेपर्स लेकर के क्वेश्चंस छांट लो कि उस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले तुम्हारे पास तैयार होनी चाहिए क्वेश्चंस की लिस्ट की जो टॉपिक कॉलेज में चल रहा है उससे पिछले सालों में पूछा क्या गया है। फिर तुम एक अपना टाइम निकाल करके एक एक क्वेश्चन का आंसर अपने पास प्रॉपरली नोट करोगे। अब आप नोट कहाँ से करोगे? स्टैंडर्ड बुक्स, बीडीसी। फिजियोलॉजी में यू कैन यूज सैम्बोलिंगम, डू नॉट गो फॉर गाइटन एंड गनोंग, दीज आर वेरी टफ बुक्स, आपके पास टाइम नहीं है। बायोकेमिस्ट्री में यू कैन यूज आइदर सत्यनारायण और वासुदेवन, इनसे आपका काम चल जाएगा। या इसके अलावा आप कोई और बुक यूज़ करना चाहते हो जो आपको सिंपल लगती है, जिससे आप आंसर लिख सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं किताबों से आंसर लिखने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपको समझने में टाइम लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, तो आप किसी ना किसी कोचिंग के बने हुए प्री मेड नोट्स यूज़ कर सकते हो। उन नोट्स से भी आपका काम चल जाएगा। अगर उन्होंने प्रॉपरली जितना आपकी यूनिवर्सिटी में अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो उन्होंने 5 नंबर के हिसाब के अगर आंसर लिखा हुआ है तो आपका काम चल जाएगा। ओके। बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, मैरो के हैं, प्रेप लेटर के, आई डोंट थिंक मतलब बहुत सारी कोचिंग्स के जो हैं वो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के लिए भी वीडियोस बना रही है। अगर आपको ठीक लगता है, आपको लगता है कि उनसे आपको समझ में आ रहा है, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। बट द थिंग इज़ दैट आपको आप पास उतना टाइम होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज भी आपको मेंटेन करना है, अटेंडेंस मेंटेन करनी है, उसके साथ साथ आपको फाइनल ईयर के एग्जाम की अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी भी करनी है। तो सारी चीज़ों को ना एक साथ मैनेज कर पाना मुश्किल पड़ता है। फिर कॉलेज में आप नए नए आते हो, अभी स्टार्टिंग में इतना आप सेटल नहीं हो पाते हो। ठीक है, थोड़ा सा नए नए दोस्त बनने शुरू होते हैं। हॉस्टल में हो सकता है कि आपकी रैगिंग वगैरह भी होती हो, आई डोंट नो, हर कॉलेज का अपना अपना है। सो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए इंटरनल्स में अगर आपका स्कोर नहीं भी आ रहा है तो परेशान नहीं होना। बट आपका मेन थिंग ये है कि आप पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई नहीं छोड़ सकते। और ये चीज़ तो लेके चलनी ही नहीं है कि इंटरनल्स में फेल हो रहे हैं तो फाइनल एग्जाम में भी फेल होंगे। फाइनल एग्जाम को पास करने का गेम कंप्लीटली डिफरेंट होता है इंटरनल से कंपैरिजन में। फाइनल एग्जाम में आपके पास उतना प्रेशर नहीं होता, कॉलेज का प्रेशर नहीं होता, आपका खुद का प्रेशर होगा कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो कीपिंग मेन एग्जाम इन गोल इन माइंड, पिछले 5 साल के पेपर लेकर के आओ, क्वेश्चंस छांटो पिछले 5 साल में क्या पूछा गया था हर एक चैप्टर का, उसके अपने पास नोट्स बनाओ, सिस्टमेटिकली अपने हाथों से लिखो ताकि तुम्हें लिखने की भी प्रैक्टिस रहे। क्योंकि नीट में तुमने लिखा नहीं है, तुमने कुछ ऑप्शन टिक किए हैं, अभी तुम्हें लिखने की आदत होनी चाहिए। लिखना अपने आप में एक बहुत डिफरेंट चीज़ होती है। ठीक है, आप लिखने बैठोगे अभी आपके हाथ कांपेंगे अगर आपने बहुत दिन से लिखा ही नहीं है, खास करके ड्रॉपर्स, क्योंकि 12th बोर्ड के लिए तो फिर भी आपने लिखा होगा। उसके बाद अगर आपके ड्रॉप्स हो गए हैं तो आपने लिखा नहीं होगा इतने बीच में, तो लिखने की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो भी फास्ट। तो अपने हाथ से नोट्स बनाओ ताकि आप फाइनल एग्जाम के जस्ट पहले उन नोट्स को रिवाइज कर सको। उस टाइम पर आपको लाइफ बहुत इजी लगेगी अगर आपने चीज़ें अभी से सिस्टमेटाइज की हुई हैं। तो अगर आपने अभी से चीज़ें सिस्टमेटाइज नहीं की हैं, लास्ट टाइम पे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढना, फिर उसको याद करना, बार बार रिवाइज करना ताकि एग्जाम में आप तक आपको रिटेन रहे, ताकि आप लिख पाओ आंसर, ये अपने आप में बहुत मुश्किल पड़ता है। सो ये हार्डवर्क अभी से होना चाहिए, भले ही तुम इंटरनल्स में फेल हो रहे हो। सो पास हो जाते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं पास होते हो कोई दिक्कत नहीं है इंटरनल्स में, बट फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ना है, क्योंकि फाइनल एग्जाम तो पास करना ही करना है, मेन आपका मायने रखता है फाइनल एग्जाम। इंटरनल्स से ये भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपको बहुत ज़्यादा कुछ आपको नंबर नहीं देंगे तो आपको फाइनल एग्जाम में बैठने नहीं मिलेगा। ये सब भी एक प्रेशर टैक्टिक होती है। 99.99% आप इंटरनल्स में पास हो या फेल हो, आपको फाइनल एग्जाम तो देने मिलेगा। वो मोस्टली डिपेंड करता है आपके अटेंडेंस पर। और अटेंडेंस में देखो, ना कॉलेज में बच्चे पढ़ना चाहते हैं ना प्रोफेसर पढ़ाना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द जगह का हाल यही है। लेकिन फिर भी अटेंडेंस तो मेंटेन रखनी ज़रूरी है। तो अटेंडेंस के लिए तो आपको कॉलेज जाना ही पड़ेगा और वो तो करना ही है। ठीक है। सो मैं एक अलग से वीडियो बनाना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कि आप आंसर राइटिंग कैसे करनी है एग्जाम में। सो इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन दैट प्लीज़ कमेंट। अगर 15-20 लोगों से ज़्यादा लोग मुझे कमेंट्स मिल जाते हैं तो आई विल डेफिनेटली मेक ए वीडियो फॉर दैट ऑल्सो। नो व्हाट हैपेंस इज दैट, एक चीज़ बच्चे समझते नहीं कि अभी आप कॉलेज और आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है उनको मैनेज करते हुए पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आपको मुश्किल पड़ता है। जैसे ही आपका एग्जाम पास में आएगा ना, यू विल गेट प्रॉपर टाइम टू स्टडी बिफोर द फाइनल एग्जाम्स। फाइनल एग्जाम के पहले आपको बहुत सफिशिएंट टाइम मिलेगा, कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम मिल जाता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे आपका कॉलेज कंप्लीट हुआ, मई तक आपका सिलेबस वालों कंप्लीट हुआ, जून में हो सकता है कि आपके प्री यूनिवर्सिटी हो जाएंगे, जून में या जुलाई में आपके प्री यूनिवर्सिटी होंगे, उसके पहले 15-20 दिन का टाइम मिल जाता है। प्री यूनिवर्सिटी के बाद फिर आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलता है फाइनल एग्जाम के लिए। तो ये जो बीच में 2-3 महीने का टाइम, 2 महीने का टाइम करीब मिल जाता है ना पढ़ने के लिए, ये सफिशिएंट होता है, क्योंकि इस टाइम आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ता। एंड इसके अलावा क्या होता है देखो कि जो आपके प्री यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं ना, चाहे जितने भी कॉलेजेस आपके यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होंगे, जो प्री यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है उसका जो पेपर आता है
वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपके आ जाते हैं फाइनल एग्जाम में। जिस तरह से प्री बोर्ड से क्वेश्चन आ जाते हैं ना बोर्ड्स में, इसी तरह से प्री यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में। तो जो प्री यूनिवर्सिटी का आपका एग्जामिनेशन होता है, अगर आपके यूनिवर्सिटी से 2-3 कॉलेज जुड़े हुए हैं तो सबके पेपर आप ले लेना प्री यूनिवर्सिटी के। प्री यूनिवर्सिटी क्वेश्चन सीधे के सीधे आ जाते हैं यूनिवर्सिटी में, तो वो भी हमको चीज़ काफ़ी सिंप्लीफाई कर देती है हमारी लाइफ को, क्योंकि फाइनल एग्जाम के जस्ट पहले हमको पता होता है कि कुछ क्वेश्चन हमारे हाथ में होते हैं, हमको पता होता है कि अच्छा ये क्वेश्चन तो मैं पढ़ के जाऊँगा, इससे कुछ ना कुछ तो एग्जाम में आ ही जाएगा, और हमको लाना है 50% पास होने के लिए। तो अगर आपको 50% 60% क्वेश्चन बन गया तो आप यूजली पास हो जाते हो, अगर आपने ठीक ठाक आंसर लिखा है तो। ठीक है, आंसर्स कैसे लिखना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इफ आई गेट प्रॉपर कमेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, प्रॉपर रिस्पॉन्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। ओके, सो राइट नाउ managing along with attendance and your college is very difficult, that's why you are failing in internals, don't worry, फाइनल एग्जाम के पहले आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर लोगे, आई होप सो। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, नो वन विल हेल्प यू इन फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम के पहले आपको खुद ही पढ़ के जाना पड़ेगा, फाइनल एग्जाम में कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। इवन अगर आपकी खुद की कॉपियाँ आपके कॉलेज में भी आती है ना चेक होने के लिए, तो भी कॉलेज वालों को ये पता नहीं होता है कि हमारे खुद के बच्चे हैं। इसीलिए आपके टीचर डिपेंड करता है कि किसने कॉपी आपकी चेक करी है, वो आपकी कोई वहाँ पर आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। तो फाइनल एग्जाम में आप कंप्लीटली खुद के भरोसे। और एक गलती बच्चे करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि कॉलेज वाले प्रैक्टिकल संभाल लेंगे, कि जो भी एक्सटर्नल आएगा उसको बोल देंगे कि हमारे बच्चे हैं, अच्छे नंबर दे दीजिए, ये वो। इट्स नॉट नेसेसरी। ज़रूरी नहीं है कि प्रैक्टिकल्स में तुम्हारी हेल्प कोई कर ही दे, इसलिए प्रैक्टिकल्स के लिए भैया खुद पढ़ के जाना। तुम्हारा गोल यहाँ पे क्लास में टॉप मारना नहीं है। अगर तुम्हारा क्लास में टॉप मारना है, गोल्ड मेडल लाना गोल है, तो एक अलग बात है। तुम्हारा गोल है कि सबसे खराब परफॉर्मेंस तुम्हारा ना हो। नहीं तो जो लास्ट के जो 33% बच्चे या 30% बच्चे जो उनको फेल करने हैं ना क्लास में, उसमें से कहीं एक आपका नंबर ना हो जाए, आप लास्ट ना रहो, ये आपका गोल है। आप टॉप भले ना मारो चल जाएगा, आप इन बिटवीन रहो चल जाएगा आपका काम, बट प्रैक्टिकल्स के लिए भी खुद पढ़ के जाना है। आपके पास एक वजह होनी चाहिए, उनको आपको नंबर देने की एक वजह होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही पढ़ के नहीं गए, वहाँ जाकर के बिल्कुल भोंदा की तरह खड़े हुए हो और तुम्हें कुछ भी नहीं बना, और हाँ फिर तुम उम्मीद करो कि कॉलेज वाले तुम्हें प्रैक्टिकल में पास कर दे। नहीं करेगा कोई पास। यू हैव टू परफॉर्म देयर, ऑल दो दे मे सपोर्ट यू, उनका कुछ ना कुछ एक अंदर से इंटेंशन होगा कि मैक्सिमम बच्चे पास हो जाए, वो हेल्प कर भी दे शायद, लेकिन यू हैव टू परफॉर्म देयर। ब्लैंक शीट पर कोई मार्क नहीं देगा, और तुम चुप रहोगे, खड़े रहोगे प्रैक्टिकल्स के टाइम पर, तो तुम्हें नंबर नहीं मिलने वाले। यू हैव टू परफॉर्म समथिंग, यू हैव टू डू, सो स्टडी। ओके, एंड सी, मैंने पहले बता ही दिया, प्री यूनिवर्सिटी के पेपर्स जो होंगे वो आपको करके जाने हैं, पास्ट ईयर के पेपर्स यही आपका मेन सोर्स है। स्टैंडर्ड आंसर राइटिंग मैटर करती है, बल्क राइटिंग मैटर नहीं करती। एक चीज़ बच्चे भी और करते हैं कि 15 नंबर का क्वेश्चन है, 20 पेज लिख के आ रहे हैं। अरे रेलिवेंट लिखो, तुम्हारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा, पेपर बहुत लेंथी आता है। जब लिखने बैठो ना, तुम्हें पता चलेगा कि तुमको बहुत कम ही तुम्हारे पास लिखने के लिए जगह है। कई बार तो आंसर जो कॉपीज़ आती हैं, पता कर लेना कि आपकी यूनिवर्सिटी में क्या सिस्टम है, बट कई बार ना कॉपी भी लिमिटेड मिलती है कि आपको एक पेज आंसर लिखने के लिए हो सकता है कि 1 या 2 पेज ही दिए गए हों। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर आंसर एज पर दैट। आपको इसलिए हैबिट डालनी है कि लिमिटेड लिखो, प्रॉपर लिखो, टू द पॉइंट लिखो। बल्क लिखने की आदत नहीं डालनी है। पीएसएम जैसा नहीं लिखना है कि, और इतिहास के पेपर हिस्ट्री जैसा नहीं लिखना शुरू करना है, कहीं से भी लिखना शुरू किया दिए जा रहे हैं। एग्जामिनर इरिटेट होता है, नंबर काटता है। आप टू द पॉइंट लिखो, आपको नंबर मिलेंगे। आप टू द पॉइंट लिखो, हाईलाइट करके लिखो, कम भी लिखोगे आपको नंबर मिलेंगे। इसलिए मैं सैम्बोलिंगम के जो टेबल्स बने हुए हैं ना, और जो फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं, उन पर मैं इतना ज़्यादा रिलाई करता हूँ, क्योंकि आप सिर्फ फ्लो चार्ट बनाओगे आपको नंबर मिल जाएगा। एनाटमी में भी लिमिटेड डायग्राम्स बना करके आओगे, थ्योरी बहुत कम भी लिख करके आओगे, और केवल क्लिनिकल एनाटमी लिख दोगे तो आपको काम चल जाएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। इवन एनाटमी में तो ऐसा भी होता है, अगर मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 के भी 3-4 पार्ट्स होंगे, मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको थ्योरी आप लिख के ना भी आओ ना, लेकिन आप रेलिवेंट केवल डायग्राम बना के आ जाओ, तो भी आपको 4 में से 3 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। थ्योरी आपको लिखने का टाइम नहीं मिला चल जाएगा, लेकिन अगर आपने प्रॉपर, अगर मान लो कहा गया था कि मान लीजिए कहा गया पैंक्रियाज के एंटीरियर रिलेशंस बताइए, आपने सिर्फ डायग्राम बना दिया, आपको और कुछ नहीं आता था, आपने सिर्फ डायग्राम बना दिया, आपके पास टाइम कम था, आप आगे बढ़ गए, आपने लिखा नहीं, तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। सो हैंडलिंग द पेपर इन अ प्रॉपर वे and preparing for standard answers is more important than writing in bulk. Okay, and एक बात ध्यान रखना है, कॉलेज में भले ही इंटरनल्स में सारे फेल हो रहे हो, तुम सबसे लास्ट के नहीं होने चाहिए। मतलब अगर आपको कॉलेज में आप टॉप जब तक 50% में बने हुए हो सकता है कि आपके बैच में 150 बच्चे हों, 15 बच्चे ही पास हुए, 135 बच्चे फेल हो गए, लेकिन उन 135 में भी देख लेना आपका नंबर लास्ट के 30% में ना हो। ठीक है, आपको हरदम रखना अपने आप को 50-60% के आसपास, ये कॉलेज के इन बिटवीन रहो चल जाएगा, सबसे बैक में नहीं होना चाहिए। ये दिखाता है कि आप लास्ट में आप प्रिपेयर नहीं करके जा रहे हो। अनटिल अनलेस आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, आपने बिल्कुल ही नीट के टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और आपको अपने आप टैलेंट पे बहुत भरोसा है, और लास्ट के 3 महीने में आप पढ़ के एग्जाम निकाल ले जाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये भी कर लेते हैं, और अभी आपके इंटरनल्स में बहुत कम आ रहे हैं, तो चल जाएगा। लेकिन आई वुड स्टिल सजेस्ट
प्लीज़ 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 स्टार्टिंग से पढ़ते चलो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओगे, 1 से 2 घंटे अगर दिन भर में भी आप पढ़ लेते हो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अगर आप बहुत एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट भी हो तो 1 से 2 घंटे अपना पढ़ते चलो, लास्ट के 2-3 महीने में आप इजीली कवर कर ले जाओगे चीज़ें। लेकिन अगर आप अभी भी नहीं पढ़ रहे हो और बाद में अगर आप हड़बड़ा गए और आप नहीं पढ़ पाए, आपको समझ में नहीं आ पाया, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू पास फर्स्ट ईयर। एंड फर्स्ट ईयर से ही क्या होता है कि आपको समझ में आना शुरू होता है एमबीबीएस कैसा है। फर्स्ट ईयर से आदतें सही डाल लो तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, फिर जब आप पीजी की तैयारी करना शुरू करोगे, लाइफ विल बिकम वेरी ईजी फॉर यू। सो फाइनल कंक्लूजन इज, फेल हो रहे हो इंटरनल्स में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई करती रहनी, पढ़ाई छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपका मेन गोल फाइनल एग्जाम है, इंटरनल्स नहीं है। इंटरनल्स में कई बार पेपर बहुत टफ बनाए जाते हैं, इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेशर टैक्टिक, ताकि बच्चे थोड़ा परेशान हो, ताकि पढ़ाई पे फोकस करें। बट अगर आप इंटरनल्स में पास हो रहे हो, वेरी गुड थिंग। नहीं पास हो रहे हो, घबराने वाली बात नहीं है, पढ़ाई करते रहना है, फाइनल एग्जाम को पे फोकस करना है। स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी एट डॉक्टर सौरभ जैन एम्स। ओके, मोस्टली मैंने जो वीडियो बताया उससे आपका मोस्ट ऑफ द काम हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इफ़ यू वांट 1-on-1 काउंसलिंग फ्रॉम मी यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट ऑल्सो। आई चार्ज सम मनी फॉर दैट बट इट विल बी वर्थ इट। I will try to give the best of the best knowledge that I can. Okay, so hope you guys are working really hard and along with enjoying your life. Thank you.